Hello students, how are you? I hope you are in good physical and mental state. पिछले लेक्चर में हमने आपको केमिकल शिफ्ट के बारे में बताया था, जिसके बारे में डेल्टा स्केल बताई गई थी। आज एक दूसरी स्केल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, जिसको टाउ स्केल कहते हैं। ये डेल्टा और टाउ आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। टाउ का मान 10 माइनस डेल्टा के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जैसे आप जान रहे हो कि डेल्टा की वैल्यू TMS से लेफ़्ट साइड की तरफ बढ़ती है, उसी तो टाउ की वैल्यू उल्टी दिशा में चेंज होगी, अर्थात TMS की तरफ बढ़ेगी, जैसा कि इस डायग्राम में हमने आपको समझाने की कोशिश करी है। TMS के लिए डेल्टा वैल्यू 0 होती है। इसका अर्थ यह है कि उसके लिए टाउ वैल्यू 10 हो जाएगी। इस तरह से आप आसानी से इनको इंटरचेंज कर सकते हो। यदि डेल्टा वैल्यू दे रखी है तो टाउ वैल्यू उसकी निकल आएगी, यदि और टाउ दे रखा है तो डेल्टा वैल्यू आपको मिल जाएगी। मेरा अपना सुझाव ये है कि आप एक तरह की स्केल यूज़ करो, और वो आई थिंक टाउ की बजाय डेल्टा स्केल ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। यदि टाउ वैल्यू में कुछ दे भी रखा है तो उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर लीजिए। कुल मिला के कंक्लूजन ये होगा कि जिसका डेल्टा वैल्यू ज़्यादा होगा उसका टाउ वैल्यू कम हो जाएगा। यहाँ पे 10 क्यों लिया गया है? 10 इसलिए लिया गया है कि ज़्यादातर डेल्टा वैल्यू 10 के रेंज तक ही होती थी। आप जानते हैं जो वी परिरक्षित या डी शील्डेड रहता है उसका डेल्टा वैल्यू ज़्यादा होता है, क्योंकि वो TMS से उतना ही दूर होता है। आज हम रासायनिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, दैट इज़ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल शिफ्ट, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या प्रेरणिक प्रभाव, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें ये सिंपल है काफ़ी। यदि हाइड्रोजन किसी विद्युत ऋणी तत्व जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि से बंधित है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व हाइड्रोजन से दूर हो जाता है तथा यह विपरिरक्षित हो जाता है। वेरी सिंपल। इफ हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू a highly electronegative atom such as oxygen, fluorine, etc., then what will happen? Electron will shift towards the electronegative atom and hydrogen will be practically without any electron. In that case, there is no electron around the nucleus to shield it from the applied magnetic field, and hence it is called de-shielded. तो यह परिरक्षित हो जाता है तथा कम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पर ही अनुनाद दर्शाने लगता है, जैसा कि हमने कल CH3OH के केस में कहा था, जिसमें OH का प्रोटॉन कम विद्युत क्षेत्र पर ही रेजोनेंस बताने लग गया था, क्योंकि वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो दिस न्यूक्लियस ड्यू टू बीइंग de-shielded will undergo resonance at low external magnetic field, and delta value for this nucleus will be high. ऐसे प्रोटॉन में डेल्टा का मान अधिक होता है। कल आपको बताया गया था कि डेल्टा अधिक का मतलब है लो अप्लाइड फील्ड, अर्थात डी शील्डेड। यहाँ पर मैंने उदाहरण के रूप में CH3F में जो CH3 का जो प्रोटॉन है 3, वो 4.26 डेल्टा वैल्यू पर रेजोनेंस बता रहे हैं। और इसी तरह से आप देखते हो कि CH3OH में जो मिथाइल के जो प्रोटॉन है 3, वो 3.4 डेल्टा की वैल्यू रख रहे हैं, जबकि CH3Cl में वो 3.0 पर हैं। और लास्ट में जो एग्जांपल मैंने 6 के लिख रखे हैं, लास्ट में आप देखेंगे CH4 के लिए केवल 0.23 है। यहाँ पर जरा देखिए, इधर CH4 में फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रखा है, तो कार्बन पर जैसे ही डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इसने तीनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लिया, तो हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो ये डी शील्डेड हो गया। और इस तरह से CH3F में हाइड्रोजन का रेजोनेंस अधिक
डेल्टा वैल्यू पे होगा, अर्थात कम फील्ड पर होगा। जबकि जो दूसरा केस है, जो दूसरा एक्सट्रीम है, वो CH4 का है, मीथेन का है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणताएं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो C और H के बीच में अभी भी है, और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन उसमें अप्लाइड फील्ड के अगेंस्ट इनका मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, तो ये शील्डेड महसूस करेगा। तो ये लो डेल्टा वैल्यू पर ही अपना रेजोनेंस बताएगा, अर्थात हाई मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ही रेजोनेंस बताएगा। ये हम आपको बता रहे थे कि हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट्स द डेल्टा वैल्यूज़। जो आपको जो दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, ये भी उसी तरह से CH CH2 CL2, यहाँ पे क्लोरीन ही है, और इधर CH3 Cl है ये, हाँ यस, और इधर CH4 है। तो देखिए यहाँ पर Cl3 में 3 क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं, तो कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, और हाइड्रोजन विल फील डी शील्डेड, एंड इन दैट केस डेल्टा वैल्यू विल बी वेरी हाई, 7.24 इसका प्रोटॉन रेजोनेंस बताएगा। CH2 CL2 में 2 क्लोरीन है, जो कि विद्युत ऋणी होने की वजह से कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी कर रहे हैं, जो कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को खींच कर ला रही है, और इसलिए हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो हुई है, लेकिन इतनी कम नहीं हुई जितनी CH के प्रोटॉन पर थी। तो इसका 5.25 डेल्टा वैल्यू हो जाएगा। CH3 Cl में घट ये 3.045 है डेल्टा वैल्यू, जबकि CH4 का, जैसे हमने पहले बता चुके हैं, डेल्टा वैल्यू 0.23 है, क्योंकि इसके चारों प्रोटॉन पूरी तरह से शील्डेड हैं। शील्डेड का मतलब है हाई फील्ड का मतलब है लो डेल्टा वैल्यू। और थर्ड केस में हमने ये देखिए CH3 CH2 CH2 Br में आपको 3 तरह के प्रोटॉन मिल रहे हैं। एक तो CH3 का है, दूसरा इनके बारे में अलग से डिस्कस किया जाएगा, CH2, फिर CH2 Br। तो हम जो अंडरलाइन प्रोटॉन है इनके बारे में बात करें, जो कि मिथाइल के प्रोटॉन है। इनकी रेजोनेंस वैल्यू हमने यहाँ पे ना लिखी है, ना आपको जानने की ज़रूरत है। बस इतना जान लीजिए कि यदि आपसे कोई पूछे कि CH3 CH2 CH2 Br हुआ, और CH3 Br हुआ, और एक CH3 CH2 Br हुआ, तो तीनों में ही मिथाइल ग्रुप है। तो तीनों में कौन सा मिथाइल जो है वो कम डेल्टा वैल्यू पे रेजोनेंस बताएगा, और कौन सा मिथाइल ज़्यादा पर दिखाएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कंपाउंड है, दैट इज CH3 CH2 CH2 Br, इसके जो मिथाइल के प्रोटॉन है वो ब्रोमीन से काफ़ी दूर हैं। काफ़ी दूर की वजह से इसमें डेल्टा वैल्यू का जो वैल्यू है वो फर्स्ट में आपका सबसे कम दिखेगा, क्योंकि ये शील्डेड है, तो ये ज़्यादा फील्ड पर रेजोनेंस बताएगा। जबकि CH3 CH2 Br में ब्रोमीन इस मिथाइल से थोड़ा नज़दीक है, तो ये इसके मुकाबले डी शील्डेड होगा। और CH3 Br का मिथाइल के 3 प्रोटॉन जो हैं वो सबसे ज़्यादा डी शील्डेड होंगे, तो सेकंड के लिए डेल्टा वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, और उसके बाद थर्ड के लिए होगी, और सबसे कम फर्स्ट के लिए होगी। अगेन यहाँ ध्यान रखना कि जो ज़्यादा डी शील्डेड है, डी शील्ड का मतलब V परिरक्षित है, उसका डेल्टा वैल्यू ज़्यादा होगा। तो सेकंड जो उदाहरण है यहाँ पे CH3 Br ले रखा है, तो CH3 Br में ब्रोमीन क्योंकि मिथाइल के ग्रुप से बिल्कुल नज़दीक है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से डी शील्डेड हो जाएंगे, और सबसे ज़्यादा डेल्टा वैल्यू इन्हीं की मिलेगी। ऑफ कोर्स टाउ विल बी लीस्ट फॉर CH3 Br। ठीक है, आई होप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड फैक्टर है संकरण का प्रभाव या संकरण का प्रकार, अर्थात टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब आप जानते हैं कि sp3 कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, और sp2 उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, और sp सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। यही हमने यहाँ पे लिख रखा है कि sp2 कार्बन sp3 कार्बन की अपेक्षा अधिक विद्युत ऋणी होती है।
अतः sp2 संकृत कार्बन से बंधित हाइड्रोजन कम परिरक्षित या विपरिरक्षित होगा, क्योंकि अभी हम डिस्कस किया कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ही ज़्यादा डीशील्डेड प्रोटॉन बताएगा। तो जो कम विद्युत क्षेत्र अर्थात अधिक डेल्टा पर अनुनाद का संकेत देगा। सो if there is a proton which is bonded to sp2 carbon, then since this carbon is more electronegative than sp3 carbon, therefore that proton will be de-shielded more than the proton of sp3 carbon, and it will show NMR resonance at high delta value. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए अल्डिहाइड में एक प्रोटॉन कार्बोनिल कार्बन CO कार्बन से लगा हुआ है। ये कार्बोनिल कार्बन ना केवल ऑक्सीजन से लगी हुई है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बल्कि sp2 होने की वजह से ज़्यादा विद्युत ऋणी इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। इसलिए ये हाइड्रोजन बहुत डीशील्डेड होने की वजह से डेल्टा का मान 9 से 10 तक इसका होता है, ये प्रोटॉन। ओके, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो एरोमेटिक प्रोटॉन है जो कि बेंजीन की रिंग से लगे हुए हैं, इनमें डेल्टा वैल्यू 6.8 से 8.5 डिपेंडिंग ऑन दी इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट, इस तरह से रेंज मिलता है इसका मान इससे थोड़ा कम है, मतलब ये बहुत ज़्यादा डीशील्डेड हो गया है ये जो अल्डिहाइड का जो प्रोटॉन है। जबकि बेंजीन के जो एरोमेटिक प्रोटॉन है वो इतने ज़्यादा डीशील्डेड नहीं हुए, थोड़े से शील्डेड हैं इसके मुकाबले। और CH2 डबल बॉन्ड CH प्रोपीन में जो CH के जो प्रोटॉन हैं उनकी वैल्यू 4.6, अर्थात ये और भी शील्डेड हैं इसके मुकाबले। तो ये थोड़ा सा आपको याद भी रखने पड़ेंगे डेल्टा वैल्यूज़, तो उस हिसाब से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है, बिकॉज एक ही हाइड्रोजन कई डेल्टा की वैल्यू दर्शाता है। और ये तुम्हारे प्रैक्टिस के ऊपर भी निर्भर करेगा कि आपको किस तरह से टैकल करना होगा। थर्ड जो फैक्टर है जो NMR में डेल्टा वैल्यू अर्थात केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करता है वो है चुंबकीय विषमदैशिकता, दैट इज मैग्नेटिक एनआइसोट्रोपी। अब इसको मैं रीड आउट करता हूँ। विषमदैशिक गुणों के मान विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। ये आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में कि जो विषमदैशिक का गुण का अर्थ ये होता है कि यदि कोई प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस की ऐसी है कि डायरेक्शन बदलने पर बदल जाता है उसका मान, तो उनको हम विषमदैशिक कहते हैं। एनआइसोटोपिक प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी विच चेंजेस इट्स वैल्यू ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन। ओके, कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित बहुबंध युक्त कई क्रियात्मक समूह विषमदैशिकता दर्शाते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स many groups which are bonded to a functional group and also possess multiple bonds show anisotropy. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज ईथीन में ये फर्स्ट केस ले रहे हैं हम। ईथीन में पाई इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र अणु के केंद्र में तो अनुप्रयुक्त मतलब अप्लाइड फील्ड के विपरीत होता है, परंतु पाई इलेक्ट्रॉन के बाहर अनुप्रयुक्त क्षेत्र व प्रेरित क्षेत्र की दिशाएं समान हो जाती हैं। देखिए ये डायग्राम देखिए, अभी इसको एक्सप्लेन भी करेंगे हम। H0 को Z डायरेक्शन हम इसको बोलते हैं, या फ्रॉम डाउन टू अप इसको दिखा रखा है, और इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 को ये पाई इलेक्ट्रॉन बीच में है जिसको सर्कल या इलिप्स से हमने बता रखा है। यहाँ पर देखिए जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका हमेशा जो चक्रण है, जो रोटेशन है, वो इस तरह से बिहेव करेगा कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा के विपरीत काम करेगा। अर्थात यहाँ पर ये नीचे की दिशा में काम कर रहा है,
क्यों? क्योंकि अप्लाइड फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, जबकि ये जो हाइड्रोजन की जो दिशा है यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें तो ये सर्कल इस तरह से चलता चलता ये इस दिशा में आया, तो ये यहाँ पर ये सर्कल को यदि मैं पूरा करूँ तो ये इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हो कि जो इसका पाई इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट है वो हाइड्रोजन परमाणु पर इस तरह से पड़ रहा है जैसे कि ये इसको रीइंफोर्स कर रहा हो। रीइंफोर्स का मतलब इसको सपोर्ट कर रहा हो, किसको? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। सो व्हाट आई मीन टू से दैट ऑन 2 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ इथिलीन the effective magnetic field is more than the applied magnetic field. आपको समझ में आया ये? यहाँ पर इन हाइड्रोजन पर इस तरह से महसूस करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड इन पर जो लागू किया गया है, जो इन पे लग रहा है, वो लागू की है मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा है। मीन्स दे विल फील्ड मोर शील्डेड। तो इनके लिए डेल्टा वैल्यू कम हो जाएगी। सो यही हमने आपको लिखा है, समझाया गया है। इंग्लिश में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इन इथिलीन द पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट इन ए डायरेक्शन सो एज टू अपोज द applied magnetic field. So in between the carbon atoms the applied magnetic field is acting in the downward direction because the applied field is in the upward direction. But if we complete this circle, then we find that the applied magnetic field on the hydrogen atoms falls in the same direction as the direction of magnetic field. So these protons will experience more magnetic field. Means these are shielded. These hydrogen atoms are shielded. वो यहाँ लिखा है, इस प्रकार इथिलीन के प्रोटॉन विपरिरक्षित हो जाते हैं तथा इन प्रोटॉनों के लिए डेल्टा का मान 5.84 ppm होता है। So these ethylene protons are de-shielded and for them delta value is 5.84. हाँ, थोड़ा शायद मैं गलत बोल गया था। डी-शील्डेड में जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड होगा, यस, उसमें सिग्मा जो शील्डिंग कांस्टेंट है कम होने की वजह से इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, तब वो डी-शील्डेड होते हैं। कल यही बताया था। सॉरी फॉर दिस, आई एम सॉरी फॉर सेइंग दिस। ये जो एच हैं ये आपके डी-शील्डेड हो गए बिकॉज इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड हैज़ इंक्रीज्ड। मुझे आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। यदि हम ये तो अब देखिए, इसका एनिसोट्रोपी को पूरी तरह समझने के लिए सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं हम। इसी प्रकार CH ट्रिपल बॉन्ड CH अर्थात एसिटिलीन के 2 प्रोटॉन भी विपरिरक्षित पाए जाएंगे यदि अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की दिशा त्रिबंध की दिशा के लंबवत हो। यहाँ पर देखिए 2 दिशाएं यहाँ पे ले रखी हैं एसिटिलीन के लिए। एक तो मैग्नेटिक फील्ड, तो हम अपोजिट मतलब फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन वही रखेंगे, लेकिन ये एसिटिलीन को हमने हॉरिजॉन्टली दिखा रखा है। और अब पाई इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन तो हमेशा इसी तरह से होगा कि वो अपोज करें, इसका तो इधर ही रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको सर्कल को पूरा करने पर अगेन यू विल फाइंड दैट दे आर डी शील्डेड बिकॉज यहाँ पर H जो है वो जो लिखा गया है वो उसी डायरेक्शन में, उस पर मैग्नेटिक फील्ड, इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया है। तो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने का मतलब है ये डी शील्डेड होंगे। डी शील्डेड का मतलब है ये अधिक डेल्टा वैल्यू पर रेजोनेंस बताएगा। दूसरी तरफ यदि देखिए अनुप्रयुक्त क्षेत्र व त्रिबंध की दिशाएं एक हों
तब ये प्रोटॉन परिरक्षित हो जाते हैं। देखिए अब जरा दूसरा डायग्राम, जिसमें एसिटिलीन मॉलिक्यूल को वर्टिकल डायरेक्शन में दिखा रखा है। और अगेन जैसा मैंने कहा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इनका तो एक ही काम है कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये H जो है वो, यहाँ पर भी H था, ये दिख नहीं रहा होगा, क्या पता आपको दिख रहा है या नहीं, मुझे नहीं पता। ये H यहाँ पर था, ऐसे ही H यहाँ पर है। इस पर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जबकि H जो था वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वो अपवर्ड डायरेक्शन में था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस प्रोटॉन पे, बिकॉज हम प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस में प्रोटॉन को फोकस कर रहे हैं, तो इस प्रोटॉन पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्टिव वैल्यू है वो घट गई है। क्यों? क्योंकि जो इस पे लगने वाला, जो विसिनिटी में जो लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है कि ये प्रोटॉन अब कैसे हो गए? ये प्रोटॉन अब शील्डेड हो गए। शील्डेड हो गए तो इनके लिए डेल्टा वैल्यू 2.88 ppm हो जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई एसिटिलीन में दो तरह की डेल्टा वैल्यू आपको मिलेंगी, वही प्रोटॉन की। ये निर्भर करेगा कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और आपके जो मॉलिक्यूलर एक्सिस है उसमें क्या लिंक है। यदि मॉलिक्यूलर एक्सिस जो कि HCCH का एक्सिस है वो यदि अपोजिट डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तब तो ये डी शील्डेड होंगे, वी परिरक्षित होंगे। और यदि ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और मॉलिक्यूलर एक्सिस समानांतर हैं, तब ये शील्डेड होंगे और डेल्टा वैल्यू आपको कम मिलेगी। थर्ड जो पॉइंट है इसी से, विषमदैशिकता से, क्योंकि विषमदैशिकता काफ़ी कई जगह पे इम्पोर्टेंट हो जाती है। कार्बनिक यौगिकों में भी प्रबल -I प्रभाव व चुंबकीय विषमदैशिकता के कारण प्रोटॉन विपरिरक्षित होते हैं तथा इनके उच्च मान 9.4 से 10 पर NMR अवशोषण के संकेत देते हैं। हाँ भाई, इन कार्बोनिल कंपाउंड्स द प्रोटॉन्स आर अगेन डीशील्डेड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट एंड ऑल्सो ड्यू टू magnetic anisotropy, and their NMR signal they varies according to the situation from 9.4 to 10 डेल्टा वैल्यू। उदाहरण के केस में अल्डिहाइड में आप देखते हैं कि H केवल कार्बोनिल कार्बन से लगा हुआ है, और जैसे पहले ही बताया गया था कि न केवल ऑक्सीजन का -I इफेक्ट इससे इसको डीशील्ड कर रहा है, बल्कि यदि हम उस लॉजिक से, जो हमने इथिलीन का लॉजिक बताया था, उससे भी यदि हम देखें तो इन इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट है, जैसे पहले बताया था, ये तो विपरीत नीचे की तरफ है। यदि इसको सर्कल को पूरा किया जाए तो यहाँ पर H के पास ये उसी दिशा में काम कर रहा है जिसमें ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस वजह से भी ये डीशील्डेड महसूस करेगा, क्योंकि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो प्रेरित जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसी दिशा में काम कर रहे हैं। तो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, और ऐसा होता है तो ये डीशील्डेड होते हैं। लेकिन यदि हम कीटोन की तरफ जाएं, कीटोन में देखिए कार्बोनिल कार्बन पर कोई H नहीं होता, जो भी हाइड्रोजन होंगे वो कार्बोनिल कार्बन के अल्काइल ग्रुप पर ही होंगे। तो उस केस में यदि हम H0 की दिशा तो वही रखनी है, तो अगेन इलेक्ट्रॉन का जो फील्ड है उसका तो एक ही काम है कि उसको विरोध करना है। तो और उसके बाद हम इस तरह से जाते हैं तो हम ये पाएंगे कि इनमें ये इतने डीशील्ड नहीं है। कीटोन में मिथाइल के जो प्रोटॉन है वो इतने डीशील्ड नहीं है जितने कि अल्डिहाइड में थे, और इसलिए ये थोड़ा शील्डेड होने की वजह से इनमें डेल्टा वैल्यू आपको कम मिलेगी। दूसरी तरफ यही लिख रखा है, कीटोन के हाइड्रोजन परिरक्षण क्षेत्र में
आने के कारण उच्च क्षेत्र अर्थात डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे 1.9 है, ये 1.9 से 2.2 पर अवशोषण दर्शाते हैं। ये यहाँ पे अगेन नोट डाल दिया है क्योंकि ये हाइड्रोजन R समूह से ही जुड़े रहते हैं। तो ये शील्डेड महसूस करते हैं, इसलिए इसका कम हो जाएगा। इसी प्रकार बेंजीन के प्रोटॉन भी V परिरक्षित रहते हैं। अगेन बेंजीन में आप जानते हो कि हाइड्रोजन जो है वो इससे लगा है बेंजीन रिंग से, तो यहाँ पर भी डेल्टा की वैल्यू बढ़ गई क्योंकि अगेन आप देख रहे हैं कि जो H हमने अलग अलग से लिख रखे हैं उनमें ये तो इलेक्ट्रॉन का फील्ड हो गया। इसको सर्कल को पूरा करते हैं तो आप देखते हो कि हाइड्रोजन पर लगने वाला फील्ड है और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड उसी दिशा में काम कर रहे हैं, तो ये शील्डेड महसूस करेंगे, तो इनके लिए डेल्टा वैल्यू अब आपका ज़्यादा हो जाएगा। सिक्स टू 9 के आसपास रहता है। तो इस तरह से आपको एनआइसोट्रोपी, मैग्नेटिक आइसोट्रोपी को थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए। बुक्स आप कंसल्ट कर भी सकते हैं, खाली इन नोट्स पर ही पूरी तरह निर्भर ना करें। चौथा हाइड्रोजन बंधन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यदि किसी यौगिक का हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन बंधन में भाग लेता है तो यह तभी संभव है जब यह हाइड्रोजन किसी विद्युत ऋणी तत्व से बंधित हो। आप ये सब जानते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 11 से ही पढ़ते आ रहे हो आप। What is necessary for a hydrogen bonding to take place? That this hydrogen atom should be bonded to some highly electronegative atom. Okay? और जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा रहेगा तो क्या होगा, ये डीशील्डेड होगा। अतः यह किसी विद्युत से बंधित हो, अतः यह प्रोटॉन V परिरक्षण के कारण निम्न क्षेत्र या अधिक डेल्टा पर अनुनाद दर्शाता है। So this hydrogen atom will undergo resonance at low magnetic field, that is high delta value. अब ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पता लगा। अब आपको पता करना है कि वेदर दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर। अब आप पता करना है कि हाइड्रोजन बंधन की प्रबलता बढ़ने पर डेल्टा का मान और अधिक हो जाएगा। हाँ, यदि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो नेचुरल है कि डेल्टा वैल्यू भी अधिक हो जाएगी। अब जरा देखिए इन दोनों में अंतर करते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर है, इंट्रामॉलिक्यूलर है, अंत अणुक हाइड्रोजन बंधन है या अंतराणुक है। ये है उसके लिए यहाँ से शुरुआत करनी है, मैं आपको ये टिक कर देता हूँ। ये है कि यदि सांद्रता कम करने पर डेल्टा का मान घटने लगे तब यह अंतर अणुक हाइड्रोजन बंधन होगा। कैसे पता कर रहे हैं कि ये अंतर अणुक है या अंत अणुक है? इफ डेल्टा वैल्यू कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ऑन डाइल्यूशन देन इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन इट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर, एक अणु और दूसरे अणु में यदि डेल्टा वैल्यू घटती है सांद्रता कम करने पर। परंतु यदि डेल्टा का मान कोई परिवर्तन ना आए सांद्रता कम करने पर, तनु करने पर, तब यह अंत अणुक हाइड्रोजन बंधन होगा। तो इफ देयर इज नो चेंज इन डेल्टा वैल्यू ऑन डाइल्यूशन देन इट शैल बी ए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दैट वे वी कैन distinguish whether the hydrogen bond is intermolecular or intramolecular. I can repeat it. If on dilution chemical shift also decreases, then it is intermolecular hydrogen bonding. But if there is no change in chemical shift on dilution, then it is intramolecular hydrogen bond. एग्जाम्पल के रूप में हमने फिनोल को ले रखा है। फिनोल में NMR संकेत 4 से 7 पिकोमीटर पर प्राप्त होते हैं।
परंतु तनुता बढ़ाने पर डेल्टा का मान घटने लगता है। अतः फिनोल में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंधन उपस्थित है। फॉर एग्जाम्पल, इन फिनोल NMR spectrum, NMR means PMR here, proton magnetic resonance, because we are dealing with proton H hydrogen. In phenol, PMR spectrum comes between 4 to 7 ppm, and on dilution delta value keeps on decreasing. It means that in phenol there is intermolecular hydrogen bonding. जो पांचवा फैक्टर है, जो लास्ट फैक्टर हम आपको डिस्कस करा रहे हैं, वो है अनुनाद, रेजोनेंस। अनुनाद के कारण भी डेल्टा मान प्रभावित होते हैं। बेसिकली यदि आपको देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यदि कम हुई है तो वो डीशिल्डेड होगा, डीशिल्डेड मतलब ज़्यादा डेल्टा वैल्यू देगा। सो ड्यू टू रेजोनेंस, इफ यू फाइंड दैट देयर इज अ डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड हाइड्रोजन एटम, देन the NMR signal will also be affected. उदाहरण के तौर पर देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल में COH का प्रोटॉन PV परिरक्षण के कारण 10.5 से 12.0 पर अनुनाद संकेत देता है। इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स द प्रोटॉन ऑफ OH ग्रुप shows resonance signal at delta value of 10.5 to 12.0 due to de-shielding। और उसको ऐसा समझा रखा है, RC+O OH में रेजोनेंस दिखाएंगे तो आप देख रहे हैं कि OH की ऑक्सीजन पर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज आते ही ये इलेक्ट्रॉन और इधर खिसक गया हाइड्रोजन का। जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ऑक्सीजन की तरफ खिसक गया तो ये हाइड्रोजन अब क्या हो गया, डीशिल्डेड हो गया। अब डीशिल्डेड हो गया तो ज़्यादा डेल्टा वैल्यू मिलेगी। और आप देख रहे हो कितनी, 10.5 से 12.0, अर्थात ये तो उधर शिफ्ट हो गया, TMS के भी राइट हैंड साइड में चला गया। नहीं सॉरी, नहीं, इट्स ओके, लेफ्ट में ही रहेगा, डेल्टा वैल्यू लेफ्ट में जाते समय बढ़ती है। अब दूसरा एग्जाम्पल लें, सभी प्रकार के डाइकीटोन में कीटो इनोल चलाव्यता होती है, जिसमें इनोलिक फोटोन दोनों तरफ ऑक्सीजन द्वारा खिंचाव महसूस करता है तथा परिरक्षण के कारण उच्च डेल्टा मान पर NMR संकेत देता है। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ इसको। इन डाइकीटोन्स देयर एग्जिस्ट कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, यू नो इट। ड्यू टू दिस रीजन द इनोलिक प्रोटॉन आप जानते हो, डबल बॉन्ड C से जो OH होता है उसको इनोलिक प्रोटॉन बोलते हैं। द इनोलिक प्रोटॉन एक्सपीरियंसेस अट्रैक्शन ड्यू टू ऑक्सीजन एंड ड्यू टू डीशील्डिंग इट शोज NMR सिग्नल एट हाई डेल्टा वैल्यू। जैसा कि आप ये एसिटिल एसीटोन के का फार्मूला लिख रखा है, ये जो लिख रखा है CH3CO CH2 CO CH3, तो इसमें ये कीटो फॉर्म है। और यदि इनोल फॉर्म इसको लिखना है, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, आप सब ज्ञानी हो ऑर्गेनिक के, तो CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O फिर H, इस तरह से ये जो H है ये देखिए इस ऑक्सीजन से भी लिंक्ड है। ये एक इंटरेस्टिंग केस आ गया है। ये जो H है जिसको हमने लेवल कर रखे हैं, देखिए इसमें 3-4 तरह के प्रोटॉन दिख रहे हैं आपको। एक CH3 का प्रोटॉन जिसको A से लिखा हुआ है, एक OH का प्रोटॉन ये वाला जिसको हमने B से इंडिकेट किया हुआ है, एक CH का प्रोटॉन जिसको हमने C से लिखा हुआ है, और एक CH3 का प्रोटॉन जिसको हमने D से इंडिकेट किया है। यहाँ पे 4 तरह के प्रोटॉन हैं और इनके इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट चारों के अलग अलग हैं। यदि हम इनोलिक प्रोटॉन की बात करें, अर्थात B प्रोटॉन की बात करें, डबल बॉन्ड C
OH में ये वाला। तो B वाला जो प्रोटॉन है इस दोनों तरफ H से अट्रैक्टेड है, तो इसकी हालत ख़राब हो गई, इलेक्ट्रॉन इससे चले गए बहुत दूर। तो इसमें आप देखोगे तो 14.9 डेल्टा मिल रहा है, बिकॉज दिस इज हाईली डीशील्डेड। ओके, बी वाला 14.9 पर। अब सी को देख लेते हैं। सी जो है 5.5 डेल्टा की वैल्यू इसकी लिख रखी है हमने। सी ये भी डीशील्डेड है, हालांकि इतना डीशील्डेड नहीं है जितना कि बी था। उसका कारण है कि ये sp2 कार्बन से ही अटैच्ड है, जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए इसका डेल्टा वैल्यू कम हो गया है, अर्थात हाई फील्ड पर ये रेजोनेंस बता रहा है। जबकि बाकी जो ए और डी हैं वो बेसिकली मिथाइल के ही प्रोटॉन हैं, तो उनमें कोई ज़्यादा अंतर आपको नहीं दिखेगा, बिकॉज ये तीन हाइड्रोजन ए के और तीन ही डी के, इनमें लगभग एक जैसा ही एनवायरनमेंट है CH3 का। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। 1.98 डेल्टा 1.98 डेल्टा दोनों के लिए लिखा गया है, ज़्यादा अंतर नहीं है इनके विद्युत ऋणताओं में, तो इलेक्ट्रॉन का एनवायरनमेंट इनमें एक जैसा है। तो ये फैक्टर कुछ हम आज डिस्कस कर रहे थे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। वी विल कंटिन्यू NMR spectroscopy in our next lecture. I believe that you have enjoyed this, you have followed it. Take a very good care of yourself and your family members. Bye.